वेलकम स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टीच गुरु। और हमारी जो सीरीज चल रही है बच्चों, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस की। तो जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, हम करें पीजीटी फीमेल वाला 2018 का जो जुलाई में हुआ था पेपर, उसका करें सॉल्यूशन। ये पार्ट डल चुके हैं आपके, या आप देख के फिर इस पे आना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने ये पार्ट नहीं देखे तो फिर आप इस पे आओगे तो समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सुबह उठ के चाय पीना। ठीक है, इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्या करोगे, पीछे वाला स्टडी नहीं करोगे कि पहले कैसे कैसे पेपर आए हैं, और ये मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में भी सेट हो जाए कि जब हमें किसी भी, ये नहीं है कि DSSB का एच टेट है, PGT है, यूपी टेट, MP टेट है, राजस्थान वाले जो भी, ठीक है, क्योंकि PGT का सिलेबस हर जगह पर सेम है। किसी भी पेपर की तैयारी करो तो पहले उस पेपर को ये समझ लो उसके बारे में कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। जब आप ये समझ गए ना कि इस लेवल का आना है, तो आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाती है। ये समझ लो 50% आपका जो काम है ना, आसान हो गया। क्योंकि मैथ ही तो पढ़ते पढ़ते आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया आ जाने वाला है, नहीं ना। आना तो वही है जो हम 12वीं तक का मैथ पढ़ के आए, या ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा, मास्टर्स वाला मैथ पढ़ा है। PGT है भाई, MSc मैथ ज़रूर हो आप। ठीक है, वही सब कुछ है। बस हमें क्या चाहिए, हमें एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है। और इन सारे पार्ट्स में हमने यही करा है। 80 क्वेश्चन आपके हो गए हैं भाई, काफ़ी अच्छा है। और एक बात बता दूं मैं, हर पार्ट में जैसे 2020 का बना रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे डाउट लगे हुए हैं, जिसमें कुछ मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसी गजब की मिस्टेक है, मतलब हम क्या ही सोल्यूशन निकालेंगे उसका जब क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाते हैं, मान लो 20 क्वेश्चन के सेट में, कि जिसमें 2 में या तो वो कंफ्यूजिंग है, लेंथी है, समथिंग कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। तो ये है बच्चों पार्ट नंबर 5, और ये सब देख लेना। ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, नहीं बनी होगी तो। और आपको क्या मिलोगे, आप एक वीडियो खोलोगे ना तो आपको सारी सजेस्टेड में आ जाएगी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबकी प्लेलिस्ट बना देंगे, और ये फीमेल का कर रहे हैं, मेल का भी कर लेंगे, और 2021 वाले भी। ये 2018 वाले हैं ना, तो 21 वाले भी करेंगे। ठीक है, तो भाई शुरू कर लेते हैं। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, जो जो भी करना है। लाइक मत करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बिना ढूंढे आपको वीडियो मिले। सब्सक्रिप्शन का एक फ़ायदा होता है, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन का नहीं, मैं कह रही चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो नेक्स्ट डे जब देखते हो ना, आप यूट्यूब ओपन करते हो, तो उस चैनल पे जो अपडेट आया होगा वो अपने आप तक आता है, आपको जाकर ढूंढना नहीं पड़ता। चाहे इसको, चाहे आप किसी भी एजुकेशनल चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि आपको बार बार जाके ढूंढना ना पड़े कुछ भी। जैसे नया नोटिस आएगा, वीडियो बनेगी, हमारे पे नहीं तो किसी दूसरे पे, तो जिससे भी जुड़ो अच्छे से जुड़ो। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ रहे हो तो भी अच्छे से जुड़ना, सब्सक्राइब वगैरह सब कर लेना। ठीक है, ये तो थी भाई अपनी नॉर्मल सी बातें। शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है भाई, देखो क्वेश्चन पढ़ लो, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, रियल है भाई, इमेजिनरी नहीं है, लेस देन 3। ठीक है भाई, लेस देन 3 है, तो क्या बताना अपने, इनमें से कौन सा होगा, यही पूछा है ना। देन करके पूछा, देखो भाई अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं, तो इसने कहा है वो दोनों क्या है, 3 से। अल्फा भी लेस देन 3 है, बीटा भी लेस देन 3 है, ये दे रखा है, कोई शक नहीं इसमें। आगे देखो, आप जब इसको स्टडी करोगे तो सम ऑफ रूट ये लिखा, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही है। सम ऑफ रूट कैसे होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी यही किया था भाई, -b/a, यही होता है। वो क्या होगा, मान लो अल्फा प्लस बीटा है, ये हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस 2a अपॉन में 1 इज 2a आ गया। और हमें पता है भाई, जब अल्फा भी 3 से छोटा है, बीटा भी 3 से छोटा है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 6 से छोटा तो आ ही गया। इतना तो जायज़ है ना कि 6 से छोटा आ गया, कितना छोटा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई इतना तो ज़रूर ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ रहा है, 2a लेस देन 6, और a लेस देन आ गया 3, ये आ गया आपके पास भाई a लेस देन 3। अब आप ऑप्शंस पे जाओगे कि ढूंढते हैं कौन सा सही होने वाला है। देखो ध्यान से, a लेस देन 2 है भाई, 3 से छोटा है तो 2 से छोटा हो सकता है, हो। ठीक है, उसके बाद अगले वाले पे जाओ,
लास्ट में चले जाओ पहले। ए ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अभी अभी बोला है कि 3 से छोटा होना चाहिए। कांटा मार दो इस पे, बड़ा सा कांटा लगाया करो जब ऐसा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अगला कह रहे 3 से बड़ा 4 से छोटा। जब 3 से ही छोटा आ गया तो 3 से बड़ा कैसे, कांटा मार दो इस पे। अब ये कह रहे 3 से छोटा 2 से बड़ा, इसमें कुछ कुछ हो सकता है। और कुछ कुछ में क्या होगा बच्चों, इक्वालिटी तो यहाँ भी दे दी, इक्वालिटी तो हमारे पास तो नहीं आई। इसका मतलब क्या, काट दो ना। तो जायज देखो ए जब लेस देन 3 है तो हो सकता है वो 2 से छोटा हो, क्योंकि ये कंडीशन इसके अंदर मर्ज हो रही है, तो यही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिमाग भी घिसाना पड़ेगा। ये दे रखा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसके लिए ये बताओ, ठीक है, कि आपका जो ये जो इक्वेशन है ग्रेटर देन 0 है, और क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 है, इसके अंदर इक्वल टू 0 था मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको बच्चों, ये ग्रेटर देन 0 ही दे रखा है। चलो बढ़िया, इसी के साथ सोल्व कर लेते हैं। देखो अब आप पहले मोड पे जाओगे, क्योंकि बाकी तो कहीं पे भी कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा, मोड पे लग रहा है, चेंज हो रहा है ना मोड, तो मोड को ही चेंज करो भाई। x+2 की वैल्यू थोड़ा इधर लिखते हैं, देखो आपको समझ आएगा क्यों कि क्या हो सकती है भाई। प्लस का x+2 कब होगा, जब x+2 ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन हो जाएगा -2 करोगे तो -2 हो गया भाई, -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो तो बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स सभी के लिए अवेलेबल है। जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है वीडियो का, पर जैसे जैसे अपलोड हो जाएगी आपके कमेंट्स देख लिए जाएंगे। कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट कर देना, यू आर फ्री टू कमेंट, पर ऐसे कमेंट जो मुझे भी अच्छे लगे आपको भी, ऐसा ना हो कि कुछ भी आ जाए फिर नेगेटिव में बात चली जाए। ठीक है, उसके बाद अब जब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव कब होगा भाई, ये नेगेटिव कब होगा भाई, जब x+2 लेस देन 0 होगा। तो x कितना हो जाएगा, सुंदर बनाओ पहले तो x को, x जो है वो लेस देन हो जाएगा, -2 करोगे तो -2 से। देखो ध्यान से, दो कंडीशन तो यही बन गई हमारे पास, एक तो ये रही भाई जब x जो है वो -2 से बड़ा है, ठीक है, दूसरा कह रहा है x जो है वो -2 से छोटा है। तो इनका कहीं ना कहीं यूज आने वाला है, और इसमें अभी तक हम यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और आप डायरेक्ट यहाँ से देख के मत लगा देना, क्योंकि अभी तक कुछ भी सोल्व नहीं करा हमने, सिर्फ एक मोड को सिंप्लीफाई किया। अब आप इसके अंदर करोगे दोनों केस बनेंगे आपके, मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं, पहला वाला केस देख लो, यही वाला उठा लो सबसे पहले। तो जब x² और वो क्या है प्लस है ना, तो -x+2 और +x और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखो x² -x -2 प्लस x ग्रेटर देन 0, ये कट गया, x² -2 ग्रेटर देन 0, इसके दो फैक्टर बनेंगे ना, x -√2 और x प्लस में √2 और ग्रेटर देन 0। ये कब हो सकता है, देखो ग्रेटर देन 0। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम इतने कर चुके हैं, मतलब मैं कर चुकी हूँ बहुत बार, आप भी कर लोगे मेरे साथ साथ। जो बच्चा नया इससे जुड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से आपने क्या करा होगा, प्रैक्टिस किया होगा इस चीज़ को। तो फटाफट कर देते हैं इसको, यहाँ पर विजिबल तो है आई थिंक, यहाँ पर कहीं लगा लो भी -√2 है और यहाँ पर √2 प्लस का है, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो आपने देख लिया होगा यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पर क्या होएगा, एक फैक्टर नेगेटिव बन जाएगा, एक फैक्टर पॉजिटिव बनेगा, तो इसने आना नेगेटिव ही नहीं है। देखो यहाँ पे 0 है ना, 0 से इधर जाओगे तो ये नेगेटिव, 0 से इधर जाओगे तो ये नेगेटिव, तो इन्हें क्या आना है, नेगेटिव आना है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो सोल्यूशन बनेगा वो कैसे, ये कह रहा है कि यहाँ तक चले जाओ और ये कह रहा है यहाँ तक चले जाओ, चले गए हम। पर ये जब शुरू किया हमने तो पहली शर्त थी भी x जो है वो -2 से बड़ा आएगा। तो देखो जब यहाँ पर ये है, यहाँ पर कहीं -2 भी होगा आपका, और उसने कहा -2 से बड़ा लेना है। -2 से बड़ा तो कब आया बच्चों, -2 से बड़ा मतलब उधर जाएगा, तो ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये पूरा इधर जाना चाहता था, पर इधर वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा रही हूँ, हाँ, अब ये यहाँ तक ही जा पाया, क्योंकि ये इधर जाना चाहता था, इसने रोक लिया, ये उधर जाना चाहता था, इसने काट दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या बना, अब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, लिख देते हैं अलग से कलर से लिखते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए आपको। देखो इसका सॉल्यूशन बनेगा -2 से
-√2 ये बन गया, देखो बच्चों आ गया। उसके बाद अब आप यहाँ, ये वाला तो है नहीं, इसके बाद यहाँ पे यूनियन में कहाँ पे लिखूँ मैं, ये मर्ज हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख रही हूँ, समझ जाना। √2 से इन्फिनिटी, देखो बच्चों सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला सोल्यूशन बना है, कब, पहले पार्ट से, ठीक है। मर्ज करके बाद में दिखाएंगे कौन सा सोल्यूशन सही बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा घुमाया हुआ है इसको, इसमें दिखाया हुआ है कि ये पेपर थोड़ा हाई लेवल स्टैंडर्ड का है। अब देखो जब सेकंड पार्ट की बारी आएगी, जब सेकंड पार्ट की बारी आएगी तो नेगेटिव लेना, ले लो भाई यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले से ही है, एक माइनस ये आ गया, +2 और प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो गया ना, प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स और एक्स बन गया कितना, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस वन को स्प्लिट कर दो बच्चों, 1 इसमें, तो ये क्या बन गया आपका, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये तो हर चीज के लिए ही आ रहा है भाई, हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो गया ना, पूरी रियल लाइन के लिए। कैसे, देखो यहाँ जो मर्जी आ जाए, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव आना है, +1 है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पर तो x की सारी वैल्यू आ गई, माने पूरी रियल लाइन आ गई। पर ये कह रहा था जब मैंने इसने शुरू करा, तो ये कह रहा है x जो है वो -2 से छोटा आएगा, -2 से छोटा, माने आप कहाँ जाने वाले हो, अब अलग सा कलर छांट लो, दिख जाएगा, देखो -2 से छोटा, ये देखो इधर इतना हाईलाइट कर रही हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये भी ऐड हो गया। ये किसने ऐड कर दिया, इसने। ये कह रहा है जो x है वो लेस देन -2 आना चाहिए, आ गया। अब ये -2 से छोटा आया, देखो अब कौन सा कलर लूँ मैं, पता नहीं, ब्लू भी हो गया, पिंक भी हो गया, येलो भी हो गया, रेड ही ले लो, रेड नहीं आया इस पे, देखो ध्यान से, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, तो मतलब ये पूरा हो गया ना, और ये तो पूरा था ही। तो अब देखो -√2 से माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, यहाँ लिख रही हूँ -∞ से -√2, और ये क्या है, √2 से इन्फिनिटी, और इन दोनों की ले लो यूनियन, ये बन गया सॉल्यूशन। तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, इसके अंदर ये रहा, देखो। पर आप इसको ऐसे कैसे नहीं लगा सकते थे, किसी किसी को देखो कहते हैं ना, मतलब लक बाई चांस है, तुक्का मारो, तो यहाँ तक पहला पार्ट सोल्व करते ही, अगर जैसे कि यहाँ मैंने पहला ऑप्शन ये लिख लिया, पहला जो बनाना था, क्या बोल देते आप इसको, टाइप 1 टाइप 2, तो पहला केस वो बना लिया, दूसरा केस ये बना लिया। अगर पहला केस ये बना तो ये बन गया, यहाँ से आपको लग गया होगा आइडिया भाई, √2 से इन्फिनिटी, √2 से इन्फिनिटी, तो आपने झट से ये लगा दिया होगा, दूसरा चेक नहीं करा। पर अगर आपने पहला केस ये बना लिया, पहला ये चेक करते, तो आप ढंग से किसी नतीजे पे पहुँचते ही नहीं, फिर आप यहाँ आते, फिर आपको लगता कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे करके हम आंसर तक पहुँच गए हैं। क्या किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अगर लगे डाउट है तो एक बार ना इस डायग्राम को दोबारा से देख लेना, क्योंकि सारा ना नंबर लाइन पे करके देखोगे ना कि कहाँ से कौन सा सेट, देखो एक बार तो ये बनता है और एक बार ये उधर वाला, और ये दोनों की यूनियन लेनी है अपन, 3 सेट बने अपने पास, 2 तो ये बने, एक ये वाला बन रहा है, तो इन तीनों का यूनियन लेंगे तो अपने पास ये 2 सब सेट बन गए हैं, ठीक है। और इन दोनों सेट की फिर यूनियन लेनी है, तब जाके हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आने वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इसके अंदर ए स्क्वायर कर लो पहले तो, लो भाई ए स्क्वायर कर दो, β1 0 1, लो भाई β0 1 1 करोगे तो भाई बीटा स्क्वायर, ये गया बीटा स्क्वायर आ गया, इसका और इसका किया तो 0, इनका किया तो बीटा प्लस 1 आया, इनका किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी के इक्वल है 1 0 5 1, तो यहाँ से क्या कंपेयर कर दो, बीटा स्क्वायर आ रहा है 1, बीटा कितना आ गया +-1, और बीटा +1 आ रहा है 5, तो बीटा की वैल्यू आ गई है 4। और क्या ये दोनों कोई ढंग का नतीजा दे रही हैं? नहीं ना, क्योंकि वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स अगर इक्वल आ रही है तो इन दोनों से चाहे चार इक्वेशन बन सकती है, तो चारों से सेम वैल्यू आती, हमें दिख रहा है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पर बाकी दो तो इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब नो रियल वैल्यूज, क्योंकि कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अगर ये होता, मान लो सिर्फ ये वैल्यू आ जाती, ये भी कुछ 0 बना होता या सेम आ जाता, तो ये वैल्यू हो जाती, ठीक है। जब कोई भी नहीं आया, लाइक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो कि कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसी के साथ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है भाई। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ बीटा निकालो। बीटा क्या, अच्छा ये बीटा की वैल्यू निकालो। ए दे रखी है तो ए का, देखो अगर आप ए का क्यूब करते हो, ये किसके इक्वल होएगा, ये होएगा
ए का डिटर्मिनेंट और 3 इसके इक्वल होगा। और हमें पता है कि ये दे रखा है आपको 125, इसको लिख दो 5 का क्यूब, तो आपको ए डिटर्मिनेंट कितना मिल गया, 5 मिल गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना है, 5 है। बी स्क्वायर कितना आ गया, 5 में से 4 गया 1, बी कितना आ गया प्लस माइनस, हाँ अच्छा ये उधर जाएगा 9 होएगा बच्चों, उधर जाएगा ना, तो ये प्लस माइनस 3 आ गया, ये रहा आंसर। बस ये होता है, जो इजी लगता है उसमें कैलकुलेशन में स्पीड करके गलती हो जाती है छोटी सी, और जब लेंथी लगता है तो कंफ्यूजन में गलती हो जाती है, इसमें एक्साइटमेंट में गलती होने लग जाती है, ठीक है। सॉरी, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है पेपर के अंदर, और ठंडा दिमाग रखना। आप क्वेश्चन जो भी पढ़ो पेपर में, कई बार ऐसा होता है घर आने के बाद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, पेपर में वो लगता है कि यार पता नहीं कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हो ही नहीं रहा था, और घर आके पूछ लो, एसोसिएशंस आती है ना, कौन सा सही कौन सा ट्रू फॉल्स, और मिला के सही आंसर दे रहे कि नहीं दे रहे, घर आके ना मेरे सारे सही हो जाते हैं, पेपर में बैठ के सारे गलत हो जाते थे। तो ये होता है, जब तक दिमाग ठंडा नहीं रखेंगे, वो भी प्रैक्टिस से हो पाएगा, क्योंकि जब नया नया सा अटेम्प्ट देते हैं तो हाइपर होता है एक्टिव, पेपर में कई बार ऐसे करते करते कब कभी शिवरिंग होने लग जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा माइंड पेपर के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और किसी का नहीं मैं बताती, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि पेपर के बाद आके सिर दुखता है, क्योंकि दिमाग घुमा इतना होता है उसके अंदर, सब कुछ याद आ रहा होता है, जैसे कि 6, 7, 8 के मैथ और 1, 2 के और ग्रेजुएशन के सब मैथ याद आ जाते हैं जब भी पेपर हो रहा होता है। तो उसके बाद वही बात है, पेन होना तो लाजमी है, इसलिए दिमाग को ठंडा काम डाउन होकर पेपर करना चाहिए, ज़्यादा ठीक कर पाते हैं। और ऐसे करके पेपर दिया करो जब भी दो, ज़्यादा टेंशन ले ली ना कि करना ही है, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये करके दोगे तो वो घबराहट के ये सोच लो 2-4 नंबर तो गए, ठीक है। जब कूल माइंड होके नहीं होएगा तो कोई नहीं, तब जाके सही हो जाता है, ठीक है। तो चिल माइंड होके पेपर दिया करो, पर दिया करो सारे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज़ है जो हर बार कुछ ना कुछ नया होगा। आप एक ही पेपर बार बार दे रहे हो ना, तो आपको हर बार कुछ नया सीखने मिलता है, सिलेबस वही है, पेपर वही है, आप करने वाले वही, ऊपर कुछ नया सीखते हो, और वो एक्सपीरियंस पता नहीं कब कहाँ काम आना होता है। किसी को नहीं पता होता जो पेपर दे रहा है वो टीचर बनेगा, इनमें तो खैर पता है हमें टीचर बनना है, पर जब तक ग्रेजुएशन मास्टर्स होती है तो हमारा क्लियर नहीं होता हमें टीचर ही बनना है या किसी और फील्ड में जाना है। तो मतलब ऑफिस जॉब है 9 to 5 या टीचिंग करनी है। चलो ये सब बातें थी टीचर स्टूडेंट के बीच की। देखो ये सिस्टम दे रखा है, इसने कहा है कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। देखो भाई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है भाई, ये सॉल्यूशन होते हैं ये नहीं होते हैं, यही होता है भाई। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। इसके अंदर आ जाओ, अब आप जब इसको बनाओगे तो आपको मैट्रिक्स नजर आएगी, ये ए बी सी ए बी, और इनटू में करोगे एक्स वाई जेड। बस इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, सोचना है कि क्या ही हो सकता है, और p माइनस क्या हो। देखो ध्यान से, अगर ये तीनों 0 0 0 हो गए, 0 0 कब होंगे भाई, जब p इक्वल टू क्या इक्वल टू r होगा, तो ये कौन सा बन जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 आएगा, माने सॉल्यूशन है। नहीं होंगे 0 के इक्वल तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सोल्व करोगे, देखो इक्वल तो नहीं है ABCD, इसने कुछ नहीं कहा इक्वल है कि नहीं है, माने डिटर्मिनेंट आएगा, इनवर्स ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आएगा किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो वो देखो क्या बात है भाई, सॉल्यूशन तो आएंगे, तो इनकंसिस्टेंट वाला ये खत्म और ये खत्म। अब आपको देख रहे हैं इन दोनों में से कौन सा सही है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या, ये तो देखो साफ ही नजर आ रहा है भाई, इसके अंदर तो सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हर बार है ना, उसका ऑप्शन तो है, वो कब आएगा, जब ये तीनों ने 0 बन जाना है। 0 कब बनेंगे, p इक्वल टू क्या इक्वल टू r पे बनेंगे, जो कि ये सही है। अगर ये ना हो तो इसके बारे में सोच के देखोगे तो क्या, अगर ये 0 है, अगर इनका सम 0 है, आप इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा दोगे ना, c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो आपके पास ना एक पूरा कॉलम 0 आ जाएगा। आ गया, जब इधर वाला सिस्टम ही नहीं रहा तो सिस्टम का सॉल्यूशन कहाँ निकालोगे बच्चों, नहीं निकलेगा। तो ये कह रहा कंसिस्टेंट है, कैसे हो गया कंसिस्टेंट, जब सिस्टम ही नहीं रहा तो सिस्टम का सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, 0 बन जाएंगे। सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आप इधर से इनवर्स बना लेते हैं, खत्म हो रहा है ना। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है, ये रहा। और वैसे ये देखते भी साफ नजर आता, पर
ऑप्शन से करने वालों में आपको सारों को पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को पढ़ के टिक लगा के भाग गए, नहीं। ट्राई करो, क्या पता कौन सा वाला सही बन रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट कहता है ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको पता ही है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये ए की 100 पूछा है, कुछ नहीं करना, पहले ए स्क्वायर करो, फिर ए क्यूब करो, ए 4 करो, फिर देखोगे जनरलाइज कहाँ हो रहा है। 3-4 स्टेप तो इसके अंदर करने ही होते हैं। तो ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लूँ ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपको पता चल गया। ए क्यूब करोगे तो भाई ओमेगा क्यूब ये तो 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद और इससे हम कर सकते हैं ना, 3 की पावर करेंगे, ए की 3 और इसकी करेंगे 90 नहीं 33 करेंगे ना, फिर 99 आ गया। इनटू में ए ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या आ रहा है, ये बन गया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में ए, तो इसका ए आंसर आ गया, ये दे रखा है। इस तरीके से नहीं करना, तो बस कर लेना किसी तरीके से भी है, क्योंकि मैंने एक बार किया था तो ए की 4 कर लिया था यहाँ से कि ओमेगा 4 0 0 ओमेगा 4, और ये क्या बन गया था ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये बन गई फिर से ए बन गई। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ए की 4 करने पे आ रहा है आपका ए, हो चुका है क्वेश्चन। ये दूसरा तरीका बता रही हूँ इसी को करने का। अब इसकी क्या कर दो 25 होगी 100, इसकी करोगे 25, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए 4 की पावर 6 इंटू में ए, ये बन गया फिर से ए, ठीक है। इसकी 6 इंटू में ए, इसको क्या लिख सकते हो ए की 4 फिर ए स्क्वायर, ये ए है ही है, ये 3 बन गए, ये एक ए बन गया, और ये टोटल मिला के फिर से ए 4 बन रहा है, जो कि हमारा ए के इक्वल है। पता नहीं आपको मेरी बोलने से समझ आया होगा कि नहीं, कि कब ए बन गया कब ए हो गया मर्ज, पर कर सकते हो आप। यो जो मैं कहती थी ना, एक ऐसे पॉइंट पे जाओ जिसके बाद आप पावर लो और हमें कोई फर्क ही ना पड़े। अब ऐसे एक पॉइंट पे पहुंच जाओ, ए की क्यूब से भी बन रहा है, ए की 4 से भी बन रहा है, ए स्क्वायर से हम कुछ ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, इससे हमने ए की 4 करेंगे, 4 से बना पा रहे हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। और यहाँ से हमें ऐसा भी लग रहा है कि हमने इस चीज़ को यूज़ करा है, नहीं भी करते तो हमें पता तो है ही है, हम खुद भी कर देते। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पी की माइनस क्यूब बताना है। सब क्या कर लो इसके अंदर, पहले पी की क्यूब निकाल लो, फिर उसका इन्वर्स ले देंगे, ये तो कर सकते हैं। हो गया पी की माइनस से, पी का क्यूब ले लो भाई, पहले पी स्क्वायर करो, 3 0 2 1 3 2 0 1, ये बन गया भाई 3 3 9 3 दूनी 6 2 8 3 दूनी 6 2 8, हाँ इनका किया तो 0, हाँ इनका किया तो 1, ठीक है। फिर से पी की क्यूब करना है, तो इसको फिर से 3 2 0 1 से कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 9 3 27 9 दूनी 18 और 8 18 और 8 हो गया 26 0 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो कितना आ जाएगा 27, एडजॉइंट लोगे तो वो क्या ए, मैं सीधा ही लिख रही हूँ भाई, ये पी की 3 और इसका इनवर्स लिख देते हैं, हमें पता तो है ही है। हम क्या सिखाते थे, इन दोनों की जगह बदल दो, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में होता है, इन दोनों के साइन बदल दो, 0 का साइन बदलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया आंसर। यही तो होता था ना 2 क्रॉस 2 में, आप जब कॉम्पिटिटिव टाइप का करते हैं तो यही कहते हैं जगह बदल दो और साइन बदल दो, हो गया। ये रहा, नजर आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है क्या बनेगा। पैरेललोग्राम कोलिनियर डी लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, देखो इसमें नजर आ रहा है, पर अगर ये नहीं होता ना तो हम सबसे पहले क्या करते, इजी ऑप्शन पे जाना चाहते। इजी ऑप्शन कौन सा लगता है आपको, कोलिनियर वाला लगता, या फिर डी इसकी बाउंड्री पे, ये मुश्किल लगता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो पहले ये बाद में बताऊंगी, पहले देखो कोलिनियर के लिए आप क्या करते, आप ये देख लिया करो भाई, 2 पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, ठीक है। आप देखोगे ना भाई, क्या इन दोनों के बीच में ये लाई करता है, क्या इन दोनों के बीच में ये लाई करता है, तो देखना 5 5 10 डिवाइड में 2 करोगे, नहीं लाई कर रहा, इसके 5 और 7 10 10 के 2 से डिवाइड करा 5, 7 और 2 2 के बीच में 2 से डिवाइड करा 9 को, नहीं आया। इसका मतलब क्या भाई, ये दोनों, ये तीनों कोलिनियर नहीं है, ये तीनों कोलिनियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, इसका मतलब कोलिनियरिटी नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या कहता है, अभी साइड है, ये दोनों साइड के इक्वल होगी, करके देखना, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर द रूट, ये बन गई साइड।
इन दोनों की लेके देखोगे तो ए बी इक्वल टू सी डी आता है ना, ए बी सी डी, हाँ दो साइड तो कोई इक्वल होंगी, पहले एलोग्राम में भी आमने सामने की साइड, तो 7 में से 5 गए, 2 का स्क्वायर 4 और 7 में से 4 गए, 3 का स्क्वायर 9 और ये बन गया 13। भाई कहाँ से इक्वल आ रही है, ये नहीं आई ना, माने पैरेललोग्राम भी कैंसिल हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, डी ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल तो बन रहा है, ये बात तो सच है। अब डी इसकी बाउंड्री पे आता है तो किसी न किसी साइड के ऊपर आएगा, तो अब कौन सी साइड पे आएगा कैसे पता करें, हमें थोड़ा ना पता है किस रेशो में आएगा, कौन सी साइड पे, क्या तरीका है, कोई सूटेबल तरीका नहीं है, मुझे तो नहीं घूम फिर के कोई नजर आ रहा, ठीक है, कि सरकम सेंटर बताए, इन सेंटर बताए, कुछ तो बताए इसके बारे में कि भाई डी जो है वो ए बी पे आएगा, किस रेशो में डिवाइड करेगा, कुछ एक्स्ट्रा हिंट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। आप खुद भी सोच के देखोगे ना कि क्या कोई तरीका है इस चीज़ को सॉल्व करने का, नहीं है। भाई हमने मान लिया एबीसी ट्रायंगल बनता है, पर डी बाउंड्री पे लाई कर रहा है, कौन सी बाउंड्री पे, 3 बाउंड्री है, और किस हिसाब से लाई कर रहा है, क्या कुछ बताया, अभी ए के पास है, सी के पास है, कितनी डिस्टेंस पे है, कुछ नहीं बताया इसने, तो क्योंकि डिस्टेंस ही बता देना भी ए डी कितनी डिस्टेंस है, तो जैसे ये ट्रायंगल बन गया, ये ए है तो डी इधर देख लेंगे, डी इधर देख लेंगे, ये बता दे भी ए बी के ऊपर लाई करता है और ए से डी का डिस्टेंस इतना है, तब तो बता भी सकते, कुछ तो बता सकते थे, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन होती, पर कुछ नहीं दिया तो इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे। बचता है ये, पर ये भी डायरेक्ट तो नहीं हम कर सकते, भाई इनसाइड द ट्रायंगल है, हमारे पास कोई सबूत है कि ये इनसाइड द ट्रायंगल है, नहीं है, पर हमारे पास कुछ फॉर्मूला है जो ट्रायंगल के लिए होते हैं। देखो जब ट्रायंगल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक आता है सर्कम सेंटर, मीडियन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बना के मिलता है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जो मीडियन से मिलता है, और ऑर्थो सेंटर जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को मिलाने से बनता है, और इन सेंटर आता है जो एंगल बाइसेक्टर को मिलने से बनता है, ठीक है, ये 4 आते हैं। जब हम सेंट्रोइड पे आते हैं, देखो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ये तीनों एक लाइन पे लाई करते होते हैं। एक क्वेश्चन और आएगा इसके अंदर, उसमें बताऊंगी मैं आपको ये, और सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, और ये ना इस वाली लाइन क्या नाम है, जब ये करोगे ना आप इधर सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, तो इनका रेशो पता क्या होता है, 2 1:2, 1:2 है, देन 2:1 है, जब मैं बताऊंगी ना, जब डिटेल में बता दूंगी, है यही, पर और होते ही एक लाइन के अंदर, और जब बात आ जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, मर्ज हो जाता है सब कुछ, इन सेंटर भी मर्ज हो जाता है। पर अब इसके अंदर हमें कैसे पता कि, अब ये देखो, ये तो आपको समझ आ गया कि सारे इसके अंदर पॉइंट लाई करते हैं, तो इनमें से ये कुछ एक हो सकता है, हो सकता है। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला हमें याद होता है वो होता है सेंट्रोइड का, भाई 3 पॉइंट है, ऑफ कोर्स नोट, अगर ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट और डी बीच में, तो x1 + x2 + x3/3 करोगे तो पहला कोऑर्डिनेट आ जाता है, y + y2 + y3 करोगे डिवाइड में 3 तो सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है वही लगा दो। सेंट्रोइड क्या कहता है, x1 + x2 + x3 / 3 करना, 2 3 5 और 7 12, 12 के डिवाइड में 3 किया तो 4 आ गया, ये बन रहा है। फिर वही वो y1 + y2 + y3 करो डिवाइड में 3 करो, तो 3 5 8, 8 और 7 8 7 7 14 15, 15 के डिवाइड में 3 करोगे तो 5 आ रहा है, ये आ रहा, तो सेंट्रोइड ही निकल गया ना, क्योंकि सबसे पहला दिमाग में हमारे क्या आएगा, सेंट्रोइड आएगा, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूला में आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, इसने कहा तो नहीं कि ये सेंट्रोइड है, पर इसने कहा कि लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, तो हो गया ना ये वाला ट्रू। बस इसी तरह से आपको इनमें से फाइंड आउट करना आपका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया दे रखा है, सर्कम सेंटर दे रखा है बच्चों, लाइज ऑन ओरिजिन, मतलब सर्कम सेंटर दे रखा है 0 0, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोइड दे रखा है मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। देखो इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो किस टाइप की होगी, उसका मिड पॉइंट हमारा सेंट्रोइड है। मिड पॉइंट निकालना आता है भाई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट को इसके कोऑर्डिनेट से जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाले कोऑर्डिनेट, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास। तो बस आपको यही करना है, पहले जोड़ लो भाई, a² + 1 और इसके वाला +2a/2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, a + 1² 2 बन गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट देखो, इस वाले को इससे जोड़ोगे तो a² + 1
-2a अपॉन में 2, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो ये a -1 होल स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो आपके पास अब सेंट्रोइड आ गया है। सेंट्रोइड आप लिख दोगे यहाँ पे यही a+1 स्क्वायर बाय 2 और a -1 होल स्क्वायर बाय 2, और आपके पास सर्कम सेंटर है ये, और इसने पूछा ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि जब भी ट्रायंगल बनता है एक ही लाइन पर सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और आपसे पूछा क्या, ऑन द लाइन, आपसे पूछे लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो लाइन की इक्वेशन बना दो। आपके पास 2 पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे। स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकलेगा भाई y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये रहा y1 नहीं, ये रहा x1 y1 x2 y2, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये a -1 होल स्क्वायर बाय में 2 अपॉन में, इधर 0 आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मत भी लिखना चाहिए इसको, डिवाइड बाय 2 0, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों a -1 होल स्क्वायर अपॉन में a+1 होल स्क्वायर। इसको मिटा दो, ज़रूरत है जगह की। देखो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, पासिंग थ्रू पॉइंट दिस ले लो, इसको लेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, y-0 m कितना ये रहा, इसको m लिखते हैं ना स्लोप को, तो a -1 होल स्क्वायर अपॉन में a+1 होल स्क्वायर, और x -0 क्योंकि अपन ने पासिंग पॉइंट इसको मानना है, स्लोप अपन ने इन दोनों की हेल्प से निकाल लिया। देखो मान आप इसको भी सकते हो, कोई परहेज नहीं है कि आप इसको 0 की जगह पे ये क्यों नहीं लिख सकते, पर कर लो, कैलकुलेशन करने का मन है तो, अदरवाइज काम तो इससे भी चलेगा। और हर बार आपको इजी पॉइंट लेने को इसीलिए बताया जाता है ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटिव ना हो। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इसके साथ लिख दो, फिर इनको एक तरफ कर दो, ये रहा, देखो ध्यान से, ये करोगे तो a+1 स्क्वायर y, और इसको ना मल्टीप्लाई करके इधर लेके आओगे तो a -1 स्क्वायर x = 0, यही है ना, ये देख लो, y के साथ तो ये है, ठीक है, और x के साथ वही माइनस कुछ नहीं है, उसमें से माइनस निकाल के खत्म करोगे तो वो आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये देख लो कि ऐसा ना हो कि आपका y के साथ a -1 आ जाए, इसने दिए नहीं है, वरना ये ऑप्शन ऐसे ज़रूर देता है कि यहाँ पे y है ना, y इसके साथ लगा दिया, x इसके साथ लगा दिया, ताकि आपको ढूंढने में, आंसर निकाल के भी टिक करने में गड़बड़ हो जाए, पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इसने ऑप्शन दिए नहीं है, ये आसान सी बात है। ठीक है बच्चों, आई होप से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और ये वही क्वेश्चन है जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र करा था। देखो ध्यान से, इसने क्या दिया, पॉइंट्स दिए हैं और कोलिनियर पूछे। देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, माने ये कुछ x2 y2 टाइप का है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो ये भी कुछ x3 y3 टाइप का है, ठीक है। कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं हम, हमारे पास बतेरे फॉर्मूले चेक करने के, पर जब हम यहाँ पे गए तो आपको 3 पॉइंट दे रखे, देखो a 2 और -2a, तो अब हमें नहीं पता कि इनके बीच में निशान है कि नहीं है तो कौन सा है, क्योंकि भाई 3 पॉइंट 3D में चला गया, ये दोनों 2D में है, तो हम इसको निकाल ही नहीं सकते। अगर फिर भी मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन गलत हो ना तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं और कह सकते हैं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हमने तो सही निकाला है, पर जब क्वेश्चन ही गलत है तो ऑप्शन निकाल के क्या करोगे। और इसके नीचे पता नहीं वो डिस्क्रिपेंसी वाली लाइन थी भी, डिस्क्रिपेंसी, हाँ डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, भाई क्वेश्चन में कुछ था, आंसर में कुछ था, बच्चों ने डाउट लगाया तो वो नहीं मिला, इग्नोर कर दिया। तो हो सकता है देखो इसके अंदर क्या क्या हो, अगर किसी को सोल्व करने का मन हो तो 2a हो सकता है, ये हो सकता है मल्टीप्लाई में हो, या a+2 हो सकता है, a -2 हो सकता है, ठीक है, यही हो सकते हैं केसेस, है ना। दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा, और क्या बस ये रहा, यही हो सकता है, और तो कोई डिवीजन भी हो सकता है, भाई a/2 हो और -2 है, क्योंकि सिंबल तो हमारे पास यही है ना, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आपके पास पता है क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता है 2 पॉइंट के बीच में, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो किन्हीं दो का सम तीसरी के इक्वल आएगा, माने वो कोलिनियर है। यही तरीका लगाना है अगर इसकी जगह पे कुछ और आ जाए, ठीक है बच्चों। और हाँ, इसने कहा है कि ये कोलिनियर हैं,
कोलिनियर है तो ए की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है? उसके लिए आपके पास ये तरीका होता है बच्चों, आप ना ट्रायंगल का फॉर्मूला जीरो प्रूफ कर दो। वो क्या होता है? 1/2। अब इनकी वैल्यूज लिखोगे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। आप इसको जीरो प्रूफ कर दोगे। अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, ए की वैल्यू आएगी। देखो आपकी मर्जी है, आप इन्हीं के साथ ये चारों ऑप्शन करके देख लेना, 4 क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े बड़े। ठीक है, अब इस तरीके से निकालोगे, इसकी जगह कोई और दिया होता तो अगर ये जीरो आ जाता है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया जीरो आ जाता है तो मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। और अगर वो कोलिनियर हैं तो इसके अंदर आपका ए आएगा ना, उसको इसके इक्वल पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू तो आएगी ना, वही इसने पूछी थी हमसे ए की वैल्यू। पर अब निकाले कैसे? ठीक है, आई होप समझ गए होगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट क्या लगाना है, ये कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। ओके, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, कौन साइक्लिक है, वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के या कोलिनियर है, चेक करना है। तो इसके लिए क्या करो, देखो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले तो यही पता चले ना कोलिनियर है कि ट्रायंगल बन रहा है। तो उसके लिए क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करो। अगर जीरो आया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो ट्रायंगल है। और ट्रायंगल का एरिया पे तो फिर बाद में ही आएंगे, पहले चेक करो ना कौन सा कैंसिल आउट कर सकते हो आप। तो भाई उसके लिए शुरू करो क्वेश्चन को, और वो हो जाता है शुरू। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रही हूँ मैं सीधा सीधा। 1/2 पी क्यू प्लस आर 1, जो पिछले वाले क्वेश्चन में लग रहा है ना कंसेप्ट, वही इसमें लग रहा है 1। और तीसरा है भाई आर पी प्लस क्यू 1, ये है। इसको चेक कर लो, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूँ C1 पे ऑपरेशन लगाओ कॉलम 1 पे, C1 प्लस C2, तो आप देखोगे कि भाई P प्लस क्यू प्लस आर हो रहा है, क्यू प्लस आर प्लस पी हो रहा है, और आर पी प्लस क्यू हो रहा है, और ये वाला सेम है, और यहाँ पे 1 1 1 है। इसको कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया 1 1 1। एक डिटर्मिनेंट में दो कॉलम सेम होने का मतलब होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। तो हमने पढ़ा है और हमें रिजल्ट याद होने चाहिए, होंगे भाई, सबको होंगे। वी आर मतलब पीजीटी मैथ की तैयारी करने वाला इनमें मार नहीं खा सकता, छोटे छोटे कंसेप्ट सबको याद होंगे। जो बच्चा नया शुरू करेगा ये तैयारी करनी, उसको भी कुछ तो याद होगा, और नहीं है तो रिवीजन, 1-2 रिवीजन में सब याद आ जाएगा। जिसने मैथ पढ़ा है ना इतने सालों से, वो जानता होता है मैथ भूलने वाली चीज़ है भी नहीं है। तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो माने वो कोलिनियर है, तो ये रहा आपका आंसर। और आ जाएगा, ज़्यादा मत सोचना। जैसे वो एक क्वेश्चन बताया था ना पीछे, भाई बाकी ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, डी उसके बाउंड्री के ऊपर आएगा ट्रायंगल की, बताओ कैसे आएगा? कोई हिंट दो ना एक्स्ट्रा हमें, बाकी दो वैसे खत्म हो रहे थे। तो इसलिए ऑप्शन कैंसिल करने के हिंट मिलेंगे आपको। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल की बात चल रही है, एस पी और क्यू प्लेन है, प्लेन के अंदर पॉइंट है, और एस फॉर ऑल एस सच दैट फॉर ऑल एस ऑन अ गिवन सर्कल। देखो ध्यान से, कोई सर्कल दे रखा है और यहाँ पर कोई एस है, और ये कोई प्लेन है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, और इनकी जो डिस्टेंस है ना वो एस पी बाई में एस क्यू इक्वल टू के है। और आपको देखते ही याद हो गया, ये असेंट्रिसिटी की बात चल रही है। ये क्या हो रहा है, असेंट्रिसिटी, जो कि हम जानते हैं पैराबोला की, पैराबोला की होती है 1, इलिप्स की होती है क्या 0 से 1 के बीच में, और हाइपरबोला की होती है ग्रेटर देन 1, और सर्कल की क्या होती है, द मोस्ट वांटेड सर्कल की एसेंट्रिसिटी होती है भाई 0। और जब सर्कल की बात चल रही है और इसने एसेंट्रिसिटी बना दी तो 0 आनी चाहिए थी, किसी ऑप्शन में नहीं है। और पता नहीं इसमें इतनी गलतियां क्यों है, और ऐसा तो है नहीं कि ये किसी बच्चे का है, और बच्चे का भी हो सकता है, बच्चे का थोड़ा ना होगा, ये साइट पे अपलोड है भाई, तो इसमें पता नहीं क्यों इतनी गलतियां हैं। 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिनके मेरे सामने गलतियां मिल रही है। अभी देख लो, इसका सर्कल की बात चल रही है, दिमाग में बिठा लो, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है तभी तो वो सर्कल है। उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 1 के बीच में आती है, तभी तो वो ऐसे चपटा होके इलिप्स बन जाता है। यही तो रीज़न है ना, एसेंट्रिसिटी का लॉजिक ही तो यही है ना, कि ये क्या होती है, ये 0 हो जाती है। ओके, तो अभी कहाँ पे चले बच्चों, हो गया इसका, समझ गए? अगर सर्कल किया तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, लगाया होगा किसी ने इसके ऊपर भी,
ऑब्जेक्शन लिख नहीं रखा ना, कहीं पे नहीं लिख रखा इसके अंदर, और होता तो ये नीचे लिखा भी होता है, कई क्वेश्चन में तो है कुछ में नहीं है। चलो बढ़े आगे इसके साथ। ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, और उनकी इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन बनानी। देखना, ये एक सर्कल हो, ये एक सर्कल हो, तो इनके बीच में से ये लाइन जाएगी, ये क्या होती है आपकी कोड। और इक्वेशन ऑफ कोड क्या होती है, दैट इज ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, यही होती है। तो यहाँ पर बनाओ, उसके लिए आपको पहले इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस में 6 18x प्लस में 6 3 दूनी 6 6y 45 इक्वल टू 0, और उसको नीचे लिख लो इसके, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। हम करने वाले हैं माइनस, कर दो भाई, खत्म, क्योंकि लाइन है तो कैंसिल होना ही था, इन्होंने नहीं होते तो कुछ और होता गड़बड़ इसके अंदर। 20x माइनस करेंगे तो माइनस के 6y, और प्लस कर रहे हैं तो 36 इक्वल टू 0, ये 2 से डिवाइड हो रही है, 10x 3 दूनी 2 पे हो रही है ना, तो 3 आएगा y, और 2 पे कर रहे हैं तो 18 इक्वल टू 0। देखो ऑप्शन मिल रहा है, ये रहा, ठीक है, हो गया। बस छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं आएगा भाई। अगर एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 तो आसान होंगे ही होंगे, 8 नहीं तो 2 आसान होंगे, 4-5 एवरेज होंगे, 1-2 टफ होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट वो 8 ठीक करना है, ना कि उन 2 के पीछे बाकी ख़राब करना, ठीक है, क्योंकि इतने पे सिलेक्शन मिल जाएगी भाई। 300 नंबर का पेपर है तो आपको क्या लग रहा है कि 250 नंबर आते हैं किसी के, पीछे जाके सारे सालों की कट ऑफ देख लो, जो क्वालिफाइंग है ना 40% 35% मार्क्स, उस पर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पेपर ही ऐसा सेट है। और आप खुद ही देख रहे हो कि कितनी गलतियां हैं। आप मतलब मेरे को एज ए टीचर नहीं काउंट करके, आप सोचो आपसे जूनियर है, चलो हम करते हैं, इनको नहीं आता है, आप खुद करके देखो, पीजीटी एमएससी मास्टर्स आपने किया, आप खुद सोल्व करके देखो, या किसी और टीचर की वीडियो पे जाके देखो, आपको लगेगा ये गड़बड़ तो है, ठीक है, कुछ में तो मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये है एक नॉर्मल और ये है एक पैराबोला, के की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये इज नॉर्मल टू दिस, इसके ऊपर नॉर्मल है तो इसके ऊपर एक टेंजेंट होगा, टेंजेंट का टेंजेंट नॉर्मल होगा। ये पैराबोला कौन सा है, यही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, y इक्वल टू दे रखा है भाई 12x, तो 4a की वैल्यू आ गई है 12, और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई है भी 4×3 आ गई है। अब आपको क्या करना है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, आपा को ए की वैल्यू चाहिए भी थी क्या, आपा को तो के की वैल्यू बतानी है। चलो आ रहा होगा इसके अंदर कुछ, देखो इसका पहले आप टेंजेंट निकालो, dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव कर दोगे तो +1 इक्वल टू 0 आ गया, तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आ गया -1, इसका नाम रख लो m1। हमें पता है ना, देखो अगर ये इसका मान लो टेंजेंट है, वैसे तो नहीं है, अगर आप ऐसे मानोगे ना तो आप कंफ्यूजिंग लगेगा, भी मान लिया यहाँ पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट का ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है x + y इक्वल टू के, है तो ये इसी टाइप का, और ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट की वैल्यू आपने क्या करनी है, हम निकाल देंगे। देखो इसके ऊपर टेंजेंट निकालोगे तो कैसे निकलता है, इसका डेरिवेटिव कर दो, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स, और इसका करोगे तो 12 आ गया, 2 से कट गया 6, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है 6/y। अब हमें ये पता है बच्चों कि टेंजेंट, देखो ये तो है टेंजेंट, ये है टेंजेंट का भी टेंजेंट माने नॉर्मल, जब दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई कर दे तो -1 आता है, हम लिखते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप तो ये रहा, इसका स्लोप ये रहा, इसको आप m2 लिख लो, और हम जानते हैं भाई m1 m2 करने पे आएगा -1, तो अब m लिख लो इनकी वैल्यू, -1 इंटू में 6/y इक्वल टू आना -1, ये खत्म, y की वैल्यू आ गई 6। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें निकालनी k की वैल्यू। देखो तो y आ गया तो x निकाल लो, इसमें से तो निकलेगा नहीं, इसमें से निकलेगा, यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे 6, तो 36 इज इक्वल टू 12x, और x की वैल्यू आ गई भी 12×3 = 36, 3 आ गई, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 3 है, जोड़ोगे तो इसकी आ गई, तो 6×3 = 9, ये रहा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप से ये भी समझ आ गया होगा।
इसकी क्या ज़रूरत थी हमें, ये किसी और क्वेश्चन में काम आता होगा ना, इसमें तो हमें के की वैल्यू निकालनी थी। चलो किसी में काम आएगा तो बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भाई m कोई वेरिएबल पॉइंट है, इस इलिप्स के ऊपर वेरिएबल पॉइंट है मतलब घूमता फिरता है, रुका हुआ नहीं है। ये फोकस है F1 और F2, ठीक है। पहले इलिप्स बना लो। ये लो भाई, दिख रहा है क्या, देखो ये इलिप्स बना लिया, ठीक है। ये इसका एक्सिस हो गया, यहाँ पे ओ होता है अपना, यहाँ पर F1 होता है, फोकस 1 फोकस 2 फोकाई बोलते हैं इनको, और ये हमारे दो एक्सिस होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। और कभी कभी ये ऐसे चपटा होके y की तरफ फैल जाता है, ठीक है। वो तब होता है भाई, या तो ये बड़ा होगा तो x की तरफ जाएगा, b बड़ा होगा तो ये ऐसे फैल जाएगा, इसका यही कंसेप्ट है। अब देखो m कोई वेरिएबल पॉइंट है, अब ये m कहीं पे भी है, यहाँ पे मान लेते हैं, अब ये m है, ठीक है। अब इसने कहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लो। अब ट्रायंगल बन रहा है अभी कौन सा, MF1 F2 मतलब ये बन रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, अच्छा इसी का नाम ए रख दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। चलो भाई एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमें बेस पता है, बेस कितना भाई, ये और ये कितना होता है AE, ये कितना होता है AE, तो बेस कितना हो गया भाई 2AE, इंटू में हाफ तो है ही। अब बात आ रही है हाइट की, क्या बेस तो चेंज नहीं होगा ना इसका, F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस तो हमेशा ही 2AE रहने वाली है, चाहे ये ऐसे हो जाए मतलब घूम भी जाएगा तो। पर ये हो सकता है कि ये अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस लेंगे आप, देखो समझा देती हूँ आपको। अगर m यहाँ पर होता हमारा तो ये ट्रायंगल बनता, अगर m हमारा यहाँ पर लेते आप, ठीक है, तो ये बनता। बेस तो नहीं चेंज हो रहा ना, बेस तो वही का वही है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है। देखो हाइट भी कैसे बच्चों, हाइट भी ऐसे चेंज हो रही है, एक यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हाइट बनेगी। परपेंडिकुलर से ही पता चलता है हमें कि हाइट कितनी है। ध्यान से देखो, ये हाइट जब मैक्सिमम होगी तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। और ये हाइट कब मैक्सिमम होगी, जब आप चलते जा रहे हो और आप पहुंच जाते हो, कौन सा कलर लूँ बच्चों, पिंक भी आ गया, ये ले लेते हैं, दिख जाएगा क्या। देखो जब ये वाली डिस्टेंस, ये इतनी, यहाँ पर कितनी मर्जी डिस्टेंस ले लो आप, आपकी सबसे मैक्सिमम तो ये है ना, ये रही, ठीक है, ये मैक्सिमम है ना। ये देखो ये वाली, ये इन सारी हाइट में मैक्सिमम हाइट है, तो आप मान लो कि हाइट जो है वो कितनी हो गई, ये कितनी है b है, इससे ज़्यादा तो हाइट हो ही नहीं सकती ना, ये तो आखिरी मैक्सिमम हाइट है। तो हाइट मैक्सिमम हो गई तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ही बतानी है, तो 2 से 2 गया, ABE हो गया। अब बात जब इलिप्स की चल रही है तो ये क्या होता है भाई, AE जो होता है वो होता है A² माइनस B², ठीक है, स्क्वायर, हाँ इतना ही होता है, ठीक है, अंडर द रूट होता है। एक और बात बता दो, ये A जो E है ना, A² प्लस B² किसके केस में होता है, हाइपरबोला के। ये किसके केस में होता है, इलिप्स के केस में। तो अब आपके पास AE की वैल्यू आ गई है, AE की ये रही, और B साथ में है ही, तो लगा दो भाई B और A² माइनस B², और यही है ऑप्शन, ठीक है। प्लस वाला तो वैसे दे भी नहीं रखा है, बाहर A आएगा नहीं, ठीक है, बाहर A कैंसिल हो रहा है, और चलो हो ही गया आंसर। समझ आ गया कैसे हुआ। आपको ना ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब भी आप ना, एक तो वैसे ही बच्चों का ये कमज़ोर होता है भाई, सबका ही। जब मैं 11th में थी तो 11th का मैथ हम पढ़ते हैं बस टाइम पास के लिए, और उसी के अंदर इतना कंटेंट है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम, 12वीं वाला सबको याद है, टिप्स पे होएगा मैथ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, 3D 2D सब याद है। बस ये 11th वाले परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ये चीज़ हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ये हमें ना तो ढंग से कराए जाते होते हैं, मतलब कुछ भी सर्कमस्टांसेस रहे हों इनमें उलझते। तो ये दो चीज़ें याद रखा करो, एक एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट कि इलिप्स की कहाँ आएगी, हाइपरबोला की कहाँ आएगी, पैराबोला की, सर्कल की जीरो है। अब कोई क्वेश्चन नहीं था वो सर्कल की एसेंट्रिसिटी का, पर दे रखा है और जीरो आना चाहिए उसका आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो इनके याद रखना, और इनसे बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये देख लो फिर दे रखा है इन्होंने अपना, उसका ही क्वेश्चन दे रखा, हाइपर इलिप्स दे रखा, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, बताओ क्या बनेगी। और ये इक्वेशन देगी, आप देखोगे ना, या तो आपको इलिप्स नजर आ रहा है या फिर क्या नजर आ रहा है, हाइपरबोला नजर आ रहा है। कब देखो, अगर यहाँ प्लस आ गया कैसे भी करके तो ये इलिप्स बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव ही रहा तो ये हाइपरबोला है। पर अब हमें कैसे पता, क्योंकि आर की वैल्यू तो चेंज होएगी ना,
आर इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकता है, तो आर को ही चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? देखो बात ये भाई, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये हाइपरबोला ही रहेगा। पर अगर ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा और ये इलिप्स बन जाएगा। मतलब देखो सर्कल खत्म और ये खत्म, ये दो चीज़ हैं और इन दोनों के लिए अब हमें चेक तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ऑप्शन से कर देंगे। ये देखो ये गिवन है भाई, मोड ऑफ आर लेस देन 1 है, तो ये हो जाने वाला है -1 लेस देन आर लेस देन 1। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक बार इन दोनों को उठा लो, एक बार इन दोनों को, क्योंकि हमें बनाने हैं ये दोनों। तो देखो किसको चेक कर ले, पहले किसी को भी कर लो, ये उठा लिया मैंने, ठीक है। -1 लेस देन है आर के, ऐसे कर लो, ठीक है। अब प्लस में 1 करूँगी, इधर +1 करूँगी, ठीक है। ये बन गया 0, 0 से बड़ा है r+1। भाई r+1 जो है ये 0 से बड़ा, यही तो हमें चाहिए था। ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब इस नेगेटिव साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पूरे चांस है ये हाइपरबोला ही रहेगा। अब इसको और चेक कर लो, इसको 1 - r को, इन दोनों को उठा लो। अब आपके दिमाग में एक चीज़ हो रही होगी कि r+1 बनाने के लिए ये दोनों क्यों नहीं उठाए, वो भी अभी बता देती हूँ। देखो जब आप इसको उठाओगे, इन दोनों को उठा लिया, अभी r लेस देन 1 है। अब आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। -r करोगे ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। अब 1 प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे तो ये आ गया 0 से बड़ा, ठीक है भाई। ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, मतलब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बीच में माइनस आता है हाइपरबोला के केस में, तो ये बन गया हाइपरबोला। आंसर हो गया हमारा ठीक। पर अब जो दिमाग उल्टा चला है उसको सीधा करते हैं। देखो ये ही क्यों लिया, उसके लिए क्यों लिया बच्चों, देखो अगर आप इसके अंदर क्या करते, r लेस देन 1 है, अगर मैं +1 करूँ +1 करूँ, हमें पता चला भाई 1 + r लेस देन 2 है। इससे हम कोई भी तो रिजल्ट नहीं निकाल पाए, इससे हम कुछ बता पाए कि ये चीज़ जो है वो क्या आ गई है, 2 से छोटी आई है, तो 0 तो फिर भी जा सकती है, नेगेटिव तो फिर भी जा सकती है। अगर हम इससे ये बता पाते कि भी ये चीज़ पॉजिटिव आने वाली है, तो ये फ़ायदे का था, नहीं तो नहीं है। अब इस पे आ जाओ, आप कहोगे कि इससे क्यों नहीं बनाया, अभी -1 लेस देन r है। अब क्या करो, इस पे माइनस लगाओगे तो 1 ग्रेटर देन हो गया -r, इधर +1 किया, इधर +1 करा, तो 2 से क्या हो गया 1 - r छोटा। इससे भी कुछ बता पाए भाई, ये 1 - r है जो 2 से छोटा है। 0 तो जा सकता है, नेगेटिव तो 2 से छोटे नेगेटिव तो दुनिया भर के भरे पड़े हैं, तो कुछ भी नहीं बता पाए ना इस रिजल्ट से, इसलिए यही दोनों लिए हमने, ठीक है। और यही टोटली 4 केस बनने से, अगर आप गलती से ये ले जाओ तो कोई बात नहीं, टाइम है, वापस इन दोनों केस पे आ जाओ, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी केस नहीं बन सकता, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये दे रखा है, ये एक लाइन है, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइन इन द लाइन। देखो आपको बताना है कि वो जो कर्व है, इस कर्व की रिफ्लेक्शन कब बनेगी। रिफ्लेक्शन समझते हो खुद की, इसकी परछाई कब बनेगी। देखो जब आप इनका ग्राफ बनाते हो, ठीक है, आपको पता है ये किसका ग्राफ जाता है, एक्स नेगेटिव नहीं लेता, ये जाता है log ऑफ एक्स का ग्राफ, और ये जाता है नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना, ज़्यादा बड़ा बना दिया। देखो ये ऐसे जाता है और ये जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे जाती है दोनों ग्राफ। ये किसका होता है, log ऑफ एक्स का, क्योंकि ये क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता ना, एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, तो ये वाई इसका नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पर ये किसका ग्राफ है, ई की, मतलब बेस, अगर देखो अगर इसका बेस आपका क्या है, ई है, एक्स है, तो ये ई की एक्स हो जाएगा। अगर इसका बेस आपका क्या है, log ऑफ 10x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 10 की x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें दोनों का कर्व समझ में आ गया। अब ये जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ बन रही है बच्चों, देखो ये एक लाइन जा रही है, ये क्या है, y = x है, और ये दोनों इसके क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन समझ गए ना, उसके उतनी दूर वो दिख रही है, उसके इतनी दूर ये दिख रही है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि इसके ऊपर, क्योंकि y = 10x कौन सी लाइन जाएगी, 10 × x। और यहाँ पर देखोगे तो है तो ये लाइन नहीं, ऐसी लाइनें जाएंगी, कोई ऐसे जाएगी कोई ऐसे जाएगी, पर ठीक है ये भी ऐसी लाइन है, ये तो नहीं है, ये लाइन और ये लाइन जाएंगी तो ऐसे ही, पर एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना दे देंगी, क्योंकि इनकी जो इंक्लाइनेशन है टुवर्ड एक्स टुवर्ड वाई अलग अलग होगी। पर एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल बीच बीच में से जाए, वो तो y = x है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन आप ना इधर 10 देख के और आपको दिमाग जाएगा इस 10 पे ये हो सकता है, यही ऑप्शन दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 10 नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब में 10 नज़र आ रहा है, तो तुक्का मारना चाहोगे तो इस पे तो बिल्कुल नहीं जाओगे,
ठीक है, पर यही आंसर है क्योंकि इसी के टुवर्ड रिफ्लेक्शन है इन दोनों लाइन कर्व का। ओके, आई होप से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। एक हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस होता है भाई 2a इक्वल टू दे रखा है 2 sin थीटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास sin थीटा। अब आपके पास क्या है, एक कनफोकल है, मतलब क्या दोनों का फोकस सेम है। फोकस क्या होते हैं भाई, प्लस माइनस ए ई जीरो होते हैं। a की वैल्यू तो हमारे पास आई गई, चलो कोई ना, e की तो नहीं है ना। कनफोकल है विद दिस इलिप्स, इलिप्स को अच्छे से लिख लो जैसे इसको होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है इलिप्स की ए ई क्या होती है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट, यही पढ़ के आए हैं आप, या फिर इसको ऐसे लिख लो, बस ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो ये बन गया 4 माइनस 3 अंडर द रूट, और प्लस माइनस आएगा ना क्योंकि स्क्वायर हटता है, तो प्लस माइनस 1 आ गई। अब आप कहोगे ए बी कहाँ पर है, ये रहा भाई ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई ए ई ये दे रखा है। अब हमें पता है दोनों कॉन्फोकल है। कॉन्फोकल का मतलब क्या, इलिप्स का फोकस भी यही है, हाइपरबोला का फोकस भी यही है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया भाई, ए ई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बात और पता है बच्चों कि हाइपरबोला है ना जो, उसकी जो ये इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने मान ली 1 है, प्लस माइनस 1 कर लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर। जब इसको सोल्व करोगे देखो, बी स्क्वायर इधर ही रखोगे, इसको इधर लेके आओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लोगे दोनों तरफ, तो इधर तो बच गया बी, और इधर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बन गया कोस थीटा। आगे भाई देखो, ए हमारे पास है स्टेटमेंट में, इसने पहले से ही दे रखा है, और बी हमें निकालना था, ये सारा तामझाम था बी निकालने के लिए, वो आ गया कोस थीटा। अब हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन ही तो बतानी है, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी भाई, कहाँ पे रखें इन वैल्यूज को, देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि जो वो इक्वेशन होता है ना उसमें माइनस ही आता है बच्चों, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है जर्नल इक्वेशन हाइपरबोला की। तो ए और बी की वैल्यू रख दो इसके अंदर, ए और बी की वैल्यू रख दोगे, तो ये मिटा रही हूँ यहाँ पे लिख देते हो, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, ए कितना देखा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी कितना है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये एक्स कहाँ लिखे, आगे दे रखा है तो आप अभी आगे ही लिख देते हैं, माइनस में ये क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट, अरे थीटा चल रहा है ये बच्चों, थीटा मैंने कहाँ कहाँ एक्स लगाया है, चलो सारी जगह थीटा ये यहाँ लगाया था, साथ में क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये देख लो मिल रही है ना, ये रहा माइनस वाई स्क्वायर, इन्हें वाई स्क्वायर आगे लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा, हो गया। मतलब ए आपको दे रखा था, बी आपने दिखाना था, जनरल इक्वेशन में पुट करो, इनमें से किसी में नहीं पुट करना था, अभी सोचे इनमें से पुट करने से नहीं, अब आपको बनानी ही इक्वेशन है हाइपरबोला की, तो जनरल इक्वेशन में रख दो, क्लियर है। चलो भाई, हाँ ये देखो, ये बताना आपको, और इसके लिए ना आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। याद भी क्या रखोगे, देखो आपके पास ना फॉर्मूले आएंगे, 3 है ये, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में ये किसके इक्वल होता है, ओके सेम प्रोसीजर, कोस थीटा, कोस थीटा और इसको बादलों में बना लेना, और ऐसे बादलों में बनाना कि याद रहे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी। अब आ जाता है टेंजेंट पे बात, टेंजेंट थीटा टेंजेंट, और ये इतनी जगह काम आने वाला है आपको आइडिया भी नहीं होगा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा, तो सारे बच्चे लिख लेना इसको, जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स वाली लाइन है उसके अंदर बुक होएगी 1/4 साइन है ना, तो साइन साइन 3 थीटा 1/4 कोस 3 थीटा, और यहाँ पर जज्बाती हो गए मत लगा देना, फिर से टेंजेंट 3 थीटा 1/4 मत लगा देना, सिर्फ ये ना है, जैसे कि आप फॉर्मूलाज बनाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट बन के आते हैं जो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने में काम आते हैं,
तो ये याद कर लो, मैं बिल्कुल सलाह नहीं देती आपको कि इसको पेपर में बैठ के सोल्व करो। आप देख लो, ये आ रहा है आंसर, आ रहा है भाई, ठीक है। ये होता किसके केस में, इसके केस में, और इसके केस में क्या होता है, ये वाला। तो तीनों दे रखे हैं बच्चों, तीनों आपको याद होने चाहिए। इनसे कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन तो मैं करा दूंगी क्लास में, क्योंकि मैंने इसको, और आप कहोगे याद कैसे रहेंगी इतनी चीज़ें। जब आप इसके 15 से 20 क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की कि आपको याद होएगा। तो इनको याद रखना और फटाफट से आंसर लगाया ना। और इतने आसान क्वेश्चन आ गए तो सिलेक्शन पक्का है बच्चों आपका, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, नोट डाउन कर लेना, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो सिलेक्शन पक्की है, तैयारी जोरों से रखना। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेके इसका। इसी के सारे जो पूरा का पूरा मैथ का पेपर है आपका, पूरे सॉल्यूशन मैथ के पोर्शन के, स्पेशली मैथ के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। जनरल पार्ट ये सब मैं नहीं करवाऊंगी आपको, मैथ पूरा हो जाएगा। टीजीटी, डी भी और पीजीटी भी। मेल फीमेल में देखो क्या ही होता है, पेपर का नाम ही है, क्वेश्चन तो वही आने होते हैं। तो ऐसा मत सोचना मेल कर लिया फीमेल कर लिया। अब ये फीमेल वाले उठा के मेल वाले में दे दिए, तो जो अब आएगा उसके अंदर टीजीटी पीजीटी में। तो सारों की प्रैक्टिस करना बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना, चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका वक्त बर्बाद कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छी अच्छी शुभकामनाओं के साथ तैयारी करते रहो, क्योंकि पेपर की डेट भी अब आ जाएगी भी थोड़े दिन में। जैसे नोटिस आए ना फटाफट करके, ऐसे ही पेपर भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू सो मच।